अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 241। नंदराय ने सब सुन लिया। अभी सुधीर कबीर की तरफ सवालिया नजरों से देख ही रहा था कि तभी लैला ने स्टडी रूम से बाहर आते हुए कहा, मैं बताती हूँ सुधीर सर। कहती हुई वो कबीर के साथ वाले सोफे पर आ बैठी। सुधीर भी कंफ्यूज्ड अंदाज में उनके सामने बैठते हुए बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तब लैला ने कहा, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा सुधीर सर। पहले आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे घर पर पुलिस आपने भेजा था या ये दिव्या की कारस्तानी थी? लैला के मुंह से दिव्या का नाम सुनकर सुधीर एकदम से चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं मिस लैला? भला मैं या दिव्या ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो बस। अभी सुधीर कह ही रहा था कि तभी कबीर ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर अंदर कमरे की तरफ मुड़ते हुए आवाज लगाई, इंस्पेक्टर वागले, जरा बाहर आइए। सुधीर को जैसे शौक पर शौक लगे जा रहा था। अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तब कबीर ने आगे कहा, मैं बाकियों की तरह ना तो धमकी देने में यकीन रखता हूं और ना ही गलत करने वालों को ज्यादा मौके देता हूं। इसीलिए बस थोड़े लफ्जों में अपनी बात कहूंगा। जो हरकत तुमने की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन आज अगर तुम्हें छोड़ रहा हूं तो सिर्फ इस लड़की के कहने पर जिसके तुम मुजरिम हो, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि तुम ये लोगों की तरह पॉलिटिक्स में पढ़कर अपना टाइम बर्बाद करो। लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें इसलिए रिकॉर्ड की हैं ताकि अगर भूले भटके अगर तुमने कभी भी ऐसी कोई गलती दोबारा दोहराने की कोशिश की तो तुम्हें सजा दिलवाई जा सके। कबीर की बात ने सुधीर की नजरें झुका दी थीं। इस वक्त उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कबीर अगर ये रिकॉर्डिंग पब्लिक कर देता तो वो इतना रसूखदार प्रोड्यूसर होने की वजह से बुरी तरह नुकसान उठा सकता था। उसे इस तरह खामोश देखकर लैला ने अपने साथ लाया हुआ बैग सुधीर के सामने रखते हुए कहा, ये रही आपकी अमानत। लेकिन आपने भरोसे की बात करके जो चाकू मेरी पीठ पर घोंपा है ना, वो मेरे लिए भी एक सबक है कि नेकियां भी सोच समझकर करने की जरूरत है। और हाँ, दिव्या को ये जरूर कह दीजिएगा कि पूरी कहानी अगर मैंने प्रेस में दे दी ना तो उसका बचा कुचा करियर भी बर्बाद हो जाएगा। सुधीर ने बैग उठाए खड़े होते हुए शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूं कि मैंने जो गलती की है उसके लिए माफी जैसा लफ्ज बेहद छोटा है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप। कहकर वो वहां से चला गया। कबीर ने इंस्पेक्टर वागले को भी जाने का इशारा किया और फिर लैला से कहा, अब खुश हो ना? मेरा मकसद भी पूरा हो गया और तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। लैला ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं कबीर सर। न जाने कितने कितने और कैसे कैसे एहसान है आपके मुझ पर। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें। कहकर लैला ने अपना पर्स उठाया और वहां से चली गई। वहां से वापसी पर उसे याद आया कि मारिया ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा है, इसीलिए वो एक स्टोर में आ गई। उसने हमेशा की तरह खुद को ऐसे ढांप रखा था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। अभी वो जरूरत का सामान लेकर इधर उधर नजरें दौड़ा ही रही थी कि तभी उसने सामने खड़ी लड़की को देखा और चौंक सी गई। वो और कोई नहीं बल्कि जेनी थी। उसे जेनी को देखकर हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो जिस शेल्फ के सामने खड़ी थी उसे वो देखकर हैरत हो रही थी। लैला के देखते ही देखते उसने एकदम से सैनिटरी पैड वाले सेक्शन से पैकेट उठाया और तेजी से बिल काउंटर की तरफ बढ़ गई। पे करने के बाद उसने वापस स्टोर के वॉशरूम की तरफ रुख कर लिया था। हे भगवान, ये तो पैड लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब वाकई इसकी प्रेगनेंसी में कोई झोल है। सोचती हुई लैला भी कुछ पलों के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
बेसिन के पास हाथ धोने का नाटक करते हुए वो लगातार जेनी के बाहर निकलने का इंतजार किए जा रही थी। कुछ ही देर में जेनी बाहर निकली और हाथों में थमा रैपर बाहर रखे डस्टबिन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसके जाने के बाद लैला ने डस्टबिन में झांक कर देखा तो उसे रैपर नजर आ गया। उसने वहां से हटकर फौरन बाहर निकलते हुए जैसे खुद से कहा, इसका मतलब जेनी की प्रेगनेंसी में कोई झोल नहीं है, बल्कि उसकी प्रेगनेंसी एक्सिस्ट ही नहीं करती। उसने जल्दी जल्दी बिल पे किया और अपना सामान लेकर अपनी कार में आ बैठी। उसके बैठते ही सोहन ने कहा, मैं अभी आपको देखने ही जा रहा था, अभी अभी जेनी मैम यहां से निकली हैं। लैला ने हामी भरते हुए कहा, हाँ भैया, देखा मैंने उसे। कहकर वो खामोश सी हो गई। अब वो मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि उसे ये बात सुजॉय को बता देनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसे एक हिचक सी हो गई। लेकिन मैं ये बात उन्हें बताऊं कैसे? और फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया, तो अब मेरे ये बता देने से उन्हें कौन सा जेनी को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना है? ये सोचते ही उसका मन कुछ उदास सा हो गया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो सुजॉय से इसके बारे में कोई बात नहीं करेगी। अगले दिन सुबह सुबह ही सुजॉय तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ चुका था, लेकिन जब जेनी नाश्ते के टेबल पर आई तो उसने अभी तक चेंज भी नहीं किया था। सुजॉय ने उसे देखते ही कुछ नाराजगी से कहा, अरे भूल गई, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था ना, और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। उसके सवाल पर जेनी ने सिर झुका दिया। अब वो उसे क्या बताती कि उसकी अब तक डॉक्टर से बात ही नहीं हो पाई है, और वो ऐसे अचानक से हॉस्पिटल जाकर किसी से भी चेकअप करवाने की रिस्क नहीं ले सकती थी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद उसने कुछ परेशान लहजे में कहा, एक्चुअली सुजॉय, आज ना मेरी तबीयत बेहद लो महसूस हो रही है, तो आज के लिए चेकअप रहने देते हैं ना। लेकिन ये सुनते ही सुजॉय ने एकदम से कहा, लो फील कर रही हो? तब तो बिल्कुल भी रहने नहीं देना, हम अभी के अभी चेकअप के लिए जाएंगे। मैं तुम्हारे मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता जेनी, और वैसे भी मैंने आज के लिए सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं, तो अब तो जाना ही चाहिए हमें। तब तक लतिका जी ने भी कहा, चली जाओ जेनी, सुजॉय इतना कह रहा है तो उसे भी कुछ तसल्ली हो जाएगी डॉक्टर से मिलकर। अब जेनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने मारे मारे कदमों से अपने कमरे की तरफ वापस जाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं वापस तैयार होकर आती हूँ। उसे जाता हुआ देखकर सुजॉय के चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। कमरे में आकर जेनी ने एक बार फिर से डॉक्टर को फोन लगाया, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। थक हार कर वो तैयार होकर बाहर आ गई। सुजॉय उसका हाथ थामे हुए पार्किंग की तरफ बढ़ गया तो पीछे खड़ी लतिका जी ने पाहुजा साहब से कहा, देख रहे हैं अजीत, मेरी दिन रात की प्रार्थना रंग ले आई। सुजॉय जेनी से कितना प्यार करने लगा है ना। भगवान इनकी जोड़ी सलामत रखे। पाहुजा साहब ने एक नजर उन पर डालकर धीरे से कहा और फिर मन ही मन सोचने लगे, तुम मां होकर भी अपने बेटे की खुशी और दुख में फर्क नहीं कर पा रही हो लतिका, तो कोई तुम्हें और क्या ही कहे। कुछ ही देर में जेनी और सुजॉय दोनों ही हॉस्पिटल में मौजूद थे। जेनी धड़कते हुए दिल से डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ रही थी। उसके होठों पर बस यही एक प्रार्थना थी कि उसे एक बार डॉक्टर से अकेले में बात करने को मिल जाए। केबिन के बाहर खड़ी अटेंडेंट ने उसे देखते ही कहा, मैम बस पहुंचने ही वाली है, आप यहीं बाहर इंतजार कीजिए। जेनी हाँ में सिर हिलाकर सुजॉय का हाथ थामे हुए ही विजिटर्स चेयर पर जा बैठी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी डॉक्टर वहां आ पहुंची थी। जेनी ने उन्हें देखते ही एकदम से ग्रीट किया। डॉक्टर ने साथ खड़े सुजॉय को देखा तो बोली, वाह, अच्छा लगा सुजॉय कि आज तुम भी जेनी के साथ आए हो, आओ अंदर आओ। कहते हुए वो खुद अंदर आई और उनके पीछे पीछे जेनी और सुजॉय भी। उन्होंने चेयर पर बैठते ही उन दोनों को भी बैठने का इशारा किया और फिर बोली, कहो कैसे आना हुआ, सब ठीक है? जेनी कुछ बोलती उससे पहले ही सुजॉय ने कहा, वो मैम ये थोड़ा लो फील कर रही थी,
तो मैंने कहा कि एक बार दिखाते हैं। ये सुनकर डॉक्टर ने जेनी की तरफ देखा। जेनी ने सुजॉय की नजरें बचाकर उसे कुछ इशारा किया तो उन्होंने जेनी को अंदर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेड पर बैठने के लिए कहकर सुजॉय से कहा, मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, आप तब तक बाहर बैठकर इंतजार कर लीजिए। ये सुनते ही सुजॉय बाहर की तरफ निकल गया। उसके जाते ही जेनी ने डॉक्टर से सारी बातें कह डाली। उसके बाद फिर बोली, आप किसी भी तरह से उसे कन्विंस कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने ओके कहते हुए कुछ देर बाद सुजॉय को अंदर बुलाया और कहा, कोई इशू नहीं है, ऐसी हालत में कभी कभी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, ये सब कुछ नॉर्मल है, आप बस इनका ख्याल रखिए। सुजॉय ने सुनकर कहा, वो डॉक्टर, मैं चाह रहा था कि एक बार अगर सोनोग्राफी हो जाती मेरे सामने तो अच्छा रहेगा। ये सुनना था कि डॉक्टर ने कहा, इस ट्राइमेस्टर के लिए तो हमने सोनोग्राफी कुछ दिन पहले ही करवाई है। जेनी ने बीच में ही कहा, हाँ, इनफैक्ट मुझे तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मिली है उसकी। ओके, शायद 1-2 दिन और लग जाएं, तो इसीलिए सुजॉय हम इतनी जल्दी सोनोग्राफी नहीं करवा सकते, अब ये कुछ दिनों बाद ही करवाना बेहतर होगा। ये सुनकर सुजॉय कुछ बुझ सा गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, हो न हो ये भी जेनी की चाल ही है। वैसे कब तक बचेगी जेनी, बस कुछ दिनों की बात है, तब बाजी मेरे हाथों में ही होगी। आज सुहाना की फिल्म के कुछ आखिरी शॉट्स शूट होने वाले थे, इसीलिए एक बार फिर से सारे ही क्रू मेंबर्स इकट्ठा थे। एक तरह से छोटी मोटी पार्टी का सा माहौल बन गया था, इसीलिए लैला भी आई हुई थी। भीड़ के बीच में ही जब उसे कबीर दिखा तो वो उसे ग्रीट करने चली आई। वहीं पार्टी में ही कोई क्रू मेंबर सबको अपनी शादी का कार्ड दिए जा रहा था। जब कबीर और लैला को भी वो कार्ड देकर गया तो कबीर ने उस कार्ड पर नजरें जमाए हुए पूछा, वैसे तुमने क्या सोचा है लैला? लैला ने उसका सवाल सुनकर चौंकते हुए पूछा, किस बारे में कबीर सर? तब कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी शादी के बारे में। ये सुनकर लैला के गालों पर घबराहट के मारे सुर्खी सी बिखर गई। उसने जल्दी से कहा, मैं भी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? कबीर ने गौर से उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को देखते हुए कहा, क्यों, आज न कल सुजॉय की भी तो शादी हो ही जाएगी जेनी से, तब तुम क्या करोगी? क्या तब भी सुजॉय को चाहते रहने का इरादा है? शादी और सुजॉय का जिक्र एक साथ सुनकर लैला को ऐसा लगा जैसे कबीर ने उसके जख्मों पर नमक सा छिड़क दिया हो। उसने जवाब में धीरे से कहा, ये जरूरी तो नहीं कि जिसे चाहा जाए उसे किसी भी कीमत पर जिंदगी में शामिल कर ही लिया जाए। अगर मीरा भी यही सोच लेती तो कोई कान्हा के नाम के साथ उसका नाम याद भी रखता क्या? नहीं ना। फिर किसी को एक तरफा ही सही चाहते रहना क्यों अनोखी सी बात लगने लगती है लोगों को? कहकर वो बिल्कुल खामोश सी हो गई, जबकि कबीर ने महसूस किया कि उसने कितनी गहरी बात कह दी थी। कबीर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तो तुम प्यार में मीरा हो जाना चाहती हो? लैला ने धीरे से हाँ कहा और फिर कबीर से एक्सक्यूज करती हुई वहां से हट गई। कुछ दूर आगे जाने पर लैला ने रिंकी को भी वहीं मौजूद देखा। फौरन उसे गले से लगा लिया। रिंकी भी उससे उसी तरह खुशदिली से मिली। फिर दोनों भीड़ से कुछ अलग हटकर बैठते हुए बातें करने लगी। रिंकी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, क्या माँ से बिल्कुल भी बात नहीं होती? लैला ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, जिन हालात में मैंने नंद जी का घर छोड़ा है उसके बाद तो कोई भी मुझे क्यों ही माफ करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। जिन्हें हकीकत ही नहीं पता कि उस घर में रहते हुए 1 साल में मैंने कितने दुख सहे, उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने अच्छा खासा घर खानदान छोड़कर भागने का फैसला किया और अपने मुंह पर कालिक पुतवा ली। लैला के लहजे में एक अजीब सी कसक थी। उसकी आंखें भीगने को थी। रिंकी ने उसे अपने पर्स से टिश्यू देते हुए कहा, लेकिन तुमने आगे का क्या सोचा है? क्या तुमने नंजी को तलाक नहीं? अभी रिंकी कह ही रही थी कि उसकी नजर सामने पड़ी
और उसके मुंह से एक हिचकी सी निकल गई। लैला ने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि सामने नंदराय खड़ा था। लैला को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से जान निकलती जा रही है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। क्या नंदराय जान लेगा लाली का सच? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।